नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो इंडिया ही एक ऐसी इकलौती कंट्री नहीं है जहाँ पर हमने एक पार्टी की डोमिनेंस देखी है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हमें और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, बट एक क्रूशल डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। देखो, रेस्ट ऑफ द केसेस में जो डोमिनेंस है वन पार्टी का, दैट वाज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ में अगर हम डोमिनेंस देख रहे हैं किसी भी एक पार्टी का, सो दैट वाज डन बाय इंश्योरिंग कि डेमोक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ है चाइना, क्यूबा, सीरिया। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सिर्फ एक पार्टी परमिट करता है टू रूल द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। ठीक है, तो चाइना, क्यूबा और सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है जो कि सिर्फ एक ही पार्टी को परमिट करता है टू रूल द कंट्री। सम अदर्स जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, यहाँ पे इफ़ेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। किसमें? म्यांमार में, बेलारूस, इजिप्ट, यहाँ पे मिलिट्री और लीगल मेजर्स की वजह से हमें वन पार्टी स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं इफ़ेक्टिवली, जो कि रन कर रहे हैं। अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो जो मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान है, दे वर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स। बट हम कैसे इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया एंड फ्रॉम ऑल दीज केसेस? क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी कंट्री में जो कांग्रेस पार्टी है उसका डोमिनेंस हमें देखने को मिला था अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस। सो डेमोक्रेटिक कंडीशंस इज़ द की वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस तो था, बट दैट वाज अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। काफ़ी पार्टीज़ ने इलेक्शंस कंटेस्ट किए थे इन द कंडीशंस ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर द इलेक्शंस। सो बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक कंडीशन ऐसा है कि काफ़ी सारी पार्टीज़ थी जिन्होंने इलेक्शंस को कंटेस्ट किया था। ठीक है, और फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए थे। काफ़ी सारी पार्टीज़ भी थी, बट स्टिल जो कांग्रेस है that managed to win, and this was similar to the dominance the African National Congress has enjoyed in the South Africa after the end of apartheid. अब जो रूट्स है इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के, तो अब आप बोलोगे कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास लेगेसी है ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस को एज अ इनहेरिटर देखा जाता है नेशनल मूवमेंट का। काफ़ी सारे लीडर्स जो उस टाइम पे फोरफ्रंट पे थे, आगे थे स्ट्रगल में, अब वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस है उसने इनहेरिट किया है, इसको इनहेरिटर माना जाता है ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वो लेगेसी है उसके पास फ्रीडम स्ट्रगल की। कांग्रेस के जो लीडर्स अभी है ना, कांग्रेस के लीडर्स उस टाइम पे फोरफ्रंट में थे और अभी वो कांग्रेस कैंडिडेट्स के हिसाब से इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस जो है उस टाइम पे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, और अब जब इलेक्शंस, मतलब आप सोचो कि बाकी पार्टीज तो सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे हो, कांग्रेस तो तब भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। कांग्रेस ने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी थी जब तक कोई पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में ही सोचती थी कि हम ऐसे ऐसे लड़ेंगे। इनफैक्ट जो काफ़ी सारी पार्टीज़ थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही फॉर्म हुई थी या फिर उसके बाद फॉर्म हुई थी, और जो कांग्रेस थी इट हैड दी फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पार्टी थी इट हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कांग्रेस जो थी वो एक, उसका जो नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव था, और ये सारे फैक्टर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, सो आप ये सारे फैक्टर्स लिख के आएंगे। ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको क्रिएट कर दिया है। Seen as the inheritor of the national movement, many leaders who were in the forefront of the struggle were now contesting elections as Congress candidates, and they were popular, right? It was already a very well organized party, and by the time other parties could even think of a strategy, Congress already started its campaign. It had a very strong organizational network spread across the length and breadth of the country, and the nature जो था इसका all inclusive था। ठीक है, लेगेसी लेके चलती थी फ्रीडम स्ट्रगल की, फ्रीडम मूवमेंट की, प्लस लोकल लेवल तक भी इनका जो है हमें क्या देखने को मिलता है,
ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क देखने को मिलता है, ये भी एक पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क लोकल लेवल पर भी है और एक फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज भी है, ये चीज़ भी मेंशन करनी है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि लोकल लेवल तक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था इसका, और यहाँ पे आपका पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है क्या। सो या अब एक काम करते हैं, इससे पहले जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, इंडिया में 1952 से 1967 तक कांग्रेस देखने को मिलती है, राइट। चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी है, यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, मेक्सिको में पीआरआई वाली पार्टी है। बट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस लाई करते हैं इन द एक्सपीरियंस, है ना। और ये इन स्टेट्स में आपको वन पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिलता है, विच वॉज इंश्योर्ड बाय द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। चाइना, क्यूबा, सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन एक ही पार्टी को परमिट करता है टू रूल द कंट्री, इसलिए डोमिनेंट थी। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट में इफेक्टिवली वन पार्टी रूल होता है बिकॉज ऑफ द लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, ठीक है। और इंडिया में जो हो रहा है ये डेमोक्रेटिक कंडीशंस की वजह से हो रहा है, जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज कंटेस्ट कर इलेक्शंस अंडर फ्री एंड फेयर कंडीशंस, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट कांग्रेस एंड एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्शन कोलिशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।